एक बात मैं तुमको बताऊं, मैं यूनिवर्सिटी से निकली और मैं टीवी स्टेशन बुलाई गई और उसके बाद टीवी ने मुझे 40 साल छोड़ा नहीं। उन्हें पता है 40 साल में मैंने कोई 50 सीरियल्स लिखी हैं। पैसा मुझे इतना नहीं मिला, लेकिन ये कि शोहरत इज़्ज़त मिल गई। यहाँ तो कोई वक्त ही नहीं मिलता था, क्योंकि ये काम है मेहनत का, ये काम है पूरी तवज्जो का और पूरी लगन का, कि अगर आपका दिल है इसमें तो कीजिए, वरना ना कीजिए। तो हम तो सुबह से बैठते थे तो रात हो जाती थी। मेरी वालदा बेचारी, ये कैसे ड्रामे बन रहे हैं जिसमें सुबह से रात हो जाती है। तो खैर उनको समझाते थे, अम्मा इसमें ज़रा ऐसे ही होता है, लेकिन खैर मेरी अपनी सजेशन है, आप लोग माने न माने। मैं तो ये कहती हूँ कि आर्मी को चाहिए कि पीटीवी के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालें और उनसे कहें कि एकेडमी, पीटीवी एकेडमी खाली पड़ी हुई है, इतनी बड़ी इमारत है, उसमें दोबारा से काम शुरू करें, किसी को लगाएं जो कि वहाँ पे लोगों को, जो कि राइटर्स हैं, जो कि डायरेक्टर्स हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, उनकी बाकायदा लर्निंग शुरू हो और उनको पढ़ाया जाए, और वो ताकि जो गलतियाँ हो रही हैं वो गलतियाँ सिमट जाए। क्योंकि यही पहले हो रहा था। मैं जाती थी, अशफाक साहब जाते थे, अभी जिनका इंतकाल हुआ है, सज्जाद, हाँ हाँ, वो जाया करते थे, कमाल साहब आते थे, ये सारे लोग आते थे, और अपने अपने टेक्नीशियंस भी, कैमरामैन भी आता था, वो बताता था कि इस तरह से कैमरा एंगल लेना चाहिए। तो ये तो पूरी खुद ब खुद बन जाती थी चीज़। अब क्यों नहीं होती ये बात? और आपको बताऊँ एक बात जो मेरी अपनी शिकायत है, पीटीवी ने मेरे 3 ड्रामे जी टीवी यूके को बेचे, मुझे बताया नहीं, ना मुझे कोई पेमेंट किया, ना हम लोगों को रॉयल्टी मिलती है जो हमने 40 साल काम किया है। अभी हमने सुना है कि जून से में 3 मेरे ड्रामे सऊदी अरेबिया को बेचे गए हैं। हाँ, सऊदी अरेबिया को बेचे गए हैं। ना मुझे इत्तला दी गई, ना मुझे कोई उसकी रॉयल्टी दी गई, ना पैसे दिए गए। किसने बेचे, क्यों बेचे? जबकि हमारे जिस वक्त हमने ये ड्रामे लिखे थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि आउटसाइड द कंट्री ये ड्रामे जाएंगे। इनसाइड द कंट्री हर जगह देखे जाएंगे, आउटसाइड द कंट्री स्पेशली इंडिया को कैसे भेज दिए थे? तो इसका कोई तवज्जो तो देना, इसके ऊपर पकड़ धकड़ इस पर भी तो होना चाहिए ना, कि ये गलत हरकतें जो हो रही हैं जिसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, तबाह तो हम लोग हो रहे हैं ना। और भी बात बताना चाह रही हूँ कि जो मेरे डायरेक्टर्स थे वो बहुत अच्छे थे। शायद मैं अकेले इतना अच्छा काम ना कर सकती अगर मेरे डायरेक्टर मेरे साथ इतने अच्छे ना होते और वो एक एक कदम पे मेरी रहनुमाई ना करते। इवन सो मच सो आजकल के डायरेक्टर जो हैं वो राइटर के सामने कोई काम नहीं करते, बल्कि वो राइटर से ले लेते हैं और उसके बाद उसे कह देते हैं जाइए। वो मुझे, हाँ, मुझे मेरे डायरेक्टर्स पैनल पे बिठाते थे और पूछते थे, हसीना शॉट ठीक गया है? कभी मैं कहती थी जी बिल्कुल ठीक गया है। कभी मुझे लगता था एक दफ़ा और कर ले मोहसिन साहब, तो वो एक दफ़ा और कर लेते थे। तो उन लोगों में ये झूठी अना नहीं थी। उन लोग, हम तीनों में, हम चारों में, शोएब भी शामिल है उसमें, सायरा भी शामिल है, शहजाद खलील भी शामिल हैं, हम सब में ये था कि चीज़ अच्छी बनना चाहिए और वो नज़र आता था। हाँ, वो बस चीज़, जो आइडिया आपने बना लिया है अपने हीरो का या हीरोइन का, या जैसे अब ये थे, आपने देखा होगा अंकल उर्फी में कुर्बान जिलानी, या अनकहीं में ये अपना, हाँ, अब अगर इनकी जगह किसी और को मैं ले लेती तो हो ही नहीं सकता था। अब हम इन दोनों को ज़बरदस्ती, हालांकि इन्होंने इससे पहले कॉमेडी की नहीं थी, सीरियस रोल करते थे, बल्कि ये सलीम नासिर तो शहज़ादा और पता नहीं क्या क्या बनता था, इसको ज़बरदस्ती लेके आए थे और इतना प्यारा रोल किया इसने। बहुत मज़े का, सच। सर कोई
लड़की मिल जाती है तो लगता है मुझे कि ये बन सकती थी, लेकिन अब ये हिम्मत तो नहीं पड़ती कि हर एक से जाके कहे, लेकिन हम लोगों ने बड़ी हिम्मतें की हैं। उस वक्त ज़्यादा था भी मैं और शीरीन खान हम दोनों चले जाते थे, सुन लेते। अब उसको लाए थे हम अंकल उर्फी में, बीना को। थोड़े सा जान पहचान थी हमारी फैमिली की, तो हम उनके घर गए, उससे बात की। उसने कहा कि भाई मैं जर्नलिज्म का एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं नहीं कर सकती। हमने कहा भाई कर कैसे नहीं सकती, हम तुम्हें पढ़ने का मौका देंगे, सब कुछ देंगे। और बिल्कुल एन मैन वो हमें लग रही थी हमारी हीरोइन है। तो हमने उसकी रिक्वेस्ट की, उनके अम्मा अब्बा से कहलवा दिया, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया, उनके फादर डॉक्टर थे, कि अच्छा चलो कर लो। तो उसने कर लिया। एक ऐसा हुआ था कि परछाइयाँ में वो लड़की थी लुबना, छोटी सी लड़की थी, कोई 14 साल की होगी, हमें ज़रूरत ही उतनी थी। उसको हमने लिया, उनके वालिद कर्नल थे और बड़े सख्त थे। हमने उनसे इजाज़त ली बड़ी कि हम साथ हैं, शीरीन साथ हैं, मोहसिन साहब शरीफ आदमी हैं, बाल बच्चों वाले हैं, हम लोग बिल्कुल इसका ख्याल रखेंगे। खैर उन्होंने इजाज़त दे दी। लेकिन होता ये था कि हर एपिसोड के बाद वो आ जाते थे, इसकी पढ़ाई का हरज हो रहा है, इसका पार्ट कम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। अरे भाई कैसे ख़त्म कर दें, ये तो लास्ट तक चलेगी। फिर घर उनके पहुंचते थे, फिर रिक्वेस्ट करते थे। तो इसमें बड़े बड़े पापड़ बेलना पड़ता। आगे बढ़ता जाता है, उम्र आपकी आगे बढ़ती जाती है, ख़यालात तब्दील होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो उसके लिहाज से आपके सामने टॉपिक्स भी नए आते हैं। जब मैं यंग थी तो यंग वाली हरकतों की लिखी, जब उससे बड़ी हुई तो ज़रा सी सीरियस लिखी हैं। उसके बाद अब जो मैं लिखना चाहती हूँ तो वो सीरियस काम करना चाहती हूँ, लेकिन सीरियस काम आजकल जो हो रहा है उस पर मुझे बड़ा सख्त एतराज़ है, क्योंकि वो जो हो रहा है रुलाने का है, औरत को डिग्रेड करने का है। मैंने औरत को हमेशा अपलिफ्ट किया है। मैंने ये कोशिश की है कि औरत सेल्फ़ डिफेंस कर सके, खड़ी हो सके अपने पाँव पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि इस कायनात का एक हिस्सा हम हैं और इस कायनात की खूबसूरती हम हैं। तो अल्लाह ने इसलिए तो नहीं बनाया है कि हमें थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया जाए। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और नादानी में कर रहे हैं या पता नहीं दानिस्ता कर रहे हैं, थ्रिलर बना रहे हैं। क्योंकि इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप किसी को थप्पड़ मारे औरत को तो लोग बड़ा वो होते हैं, वाह 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 वाह। मैम, तो फिर यहाँ पे आपकी राइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है ना, सब लोग यही कर रहे हैं। अब आपकी जो हीरोइन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल होती थी, तो दोबारा आप उस ड्रामे को उस तरफ लाए। मैंने अभी एक फ़िल्म लिखी है जो आएगी इसी साल के आखिर में, उसका नाम है सच। उसमें मैं जो औरत को उन्होंने बनाना चाहा था लड़की को, उन्होंने उसका कहानी मेरी थी, और उन्होंने उसकी इंडिया से उसकी स्क्रीन प्ले लिखवाया था। इंडियन एक आर्टिस्ट है उनसे करवाया था, कुमुंद नाम था, पता नहीं, और डायलॉग्स मुझसे लिखवाए थे। तो जब मैंने उसको पढ़ा स्क्रीन प्ले तो मैंने कहा देखो लड़की कमज़ोर नहीं होगी, अगर मुझसे लिखवाना है तो मैं इसका कैरेक्टर चेंज करूँगी। तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपकी कहानी है कर दीजिए। तो मैंने उस लड़की को भी स्ट्रॉन्ग बना दिया कि लड़की स्ट्रॉन्ग हो सकती है, हर जगह हो सकती है, हर मौके पे हो सकती है अगर चाहे। अच्छा, तो ये मूवी बॉलीवुड की है? ये वहाँ पे मैंने बनाई है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में? और वो रिलीज हाँ। होगी पाकिस्तान में, रिलीज होगी? पाकिस्तान में होगी। ठीक है, जुल्फ़िकार शेख, ओके। वो पहले भी मेरी सीरियल कर चुके हैं, देश परदेश और धूप किनारे का। ऐसा हुआ था कि सतीश आनंद साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेहरबान हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इंडिया से लोग चाह रहे हैं कि इसको ले लें, कहानी सिर्फ ले लें और वो ख़ुद लिख लेंगे, क्योंकि आपके पास तो इतना वक्त नहीं होगा कि आप वहाँ जाके लिखें। तो मैंने कहा कि ठीक है ले लें। अच्छा, मुझे ये उन्होंने टोटली नहीं बताया कि वो क्या करना चाह रहे हैं इसका। बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसमें
उन्होंने सोप बना दिया, उसका कैरेक्टराइजेशन बदल दी, कैरेक्टर अच्छे नहीं रखे बास, जिसको मैं जो धूप किनारे की जान थे, जैसे अब राहत की जगह जिसको उन्होंने लिया वो बिल्कुल इस काबिल नहीं था कि राहत की जगह होता। लड़की फिर भी ठीक थी, लेकिन दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा, मतलब ये उन्होंने अपने अंदाज में बनाई थी, जैसे उनका अंदाज़ है नेगेटिव। इंडिया का जो अंदाज़ है सीरियल्स का नेगेटिव, उन्होंने अपने अंदाज में बना दी, जिस पे मैं बहुत बुरा मानी थी, और पैसे भी उन्होंने कोई ख़ास नहीं दिए थे मुझे। तो इसलिए मुझे ये था कि उन्होंने मेरी सीरियल को एक तो टच किया, इजाज़त ली, और उसके बाद उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की, और उसे बिल्कुल यानी कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही चीज़ है। एहसास की बात होती है ना। अब आप में अगर नरमियत नहीं है, आप में हिस्सियात आपकी इतनी नाजुक नहीं है, तो आप फिर वो चीज़ नहीं बना सकते खूबसूरत। उन्होंने उसकी खूबसूरती को किल कर दिया था शेज़ोरी। उसका जो बेस्ट पार्ट है वो निकाल के कहानी को मैंने कम कर दिया है, और जो मज़ेदार चीज़ें थी वो शामिल कर ली हैं, और उसे मैं स्टेज पे करूँगी। सोहेल मलिक उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल उसको करवाएगा विद द हेल्प ऑफ आर्ट काउंसिल, यानी ये कब होगा? ये होगा सितंबर में। सितंबर। ये हकीकतें हैं हमारी ज़िंदगी की। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क बचा कैसे हुआ है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि रात रात भर जब सियाचिन पे लोग खड़े रहते हैं और दूसरी सुबह उनको गोली लग जाती है, तो कितने दिल टूटते होंगे, कितनी माँओं के आंसू रुलते होंगे। हम तो नहीं समेटने जाते, वो खुद ही समेट लेती हैं, दूसरे बच्चे को भेज देती हैं। कितना बड़ा दिल होता है उनका। और फिर ये कि हम समझते हैं कि वो ऐश कर रहे हैं। मैंने जाके ख़ुद देख लिया, बहुत करीब से देख लिया कि कोई ऐश नहीं, उससे लाख दर्जे ऐश हमारे सियासतदान कर रहे हैं। उनके पास 10-10 गाड़ियां हैं, फ़ौजियों के पास कहाँ गाड़ियां होती हैं इतनी। तो हमें अक़ल से भी काम लेना चाहिए कि कौन हमारी हिफाजत कर रहा है, कौन हमारी खातिर जान दे रहा है, कौन हमें बचा रहा है। हम उनको कुछ देते तो नहीं हैं, उन्हें हमसे कुछ, हमें ना उन्हें हमसे कुछ गरज है ना कुछ है। वो तो मुल्क की खातिर कर रहे हैं, इस मुल्क को बचा रहे हैं। अगर यही शिद्दत का जज्बा हम सब के अंदर आ जाए कि हमें मुल्क को बचाना है, हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो मेरे ख़्याल में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिर लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, फिर सिर्फ एहसास की ज़रूरत होती है कि आपको अपना मुल्क कितना प्यारा है, किस तरह आप उसे बचा सकते हैं, किस तरह उसे प्यारा बना सकते हैं। कम से कम मैंने एक कोशिश की, ये कोशिश ये की कि लोगों को गमज़दा ना होने दूँ। हालात चाहे कैसे भी हों, थोड़ी सी मुस्कुराहट उनको बाँट दूँ ताकि उनके आँखों में सितारे चमकने लगे। ये कोशिश मैंने की है, और जिसके लिए मुझे कोई दाद भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी ये कोशिश करें, क्योंकि इस कौम को जब मैंने की थी अब उससे 50 गुना ज़्यादा ज़रूरत है। अब ज़्यादा भूख है, अब ज़्यादा तंगदस्ती है, अब ज़्यादा गुर्बत है, अब ज़्यादा महंगाई है, अब ज़्यादा तालीम की कमी हो रही है। तो हमें तो कोशिश करना चाहिए ना, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? सारी काम फ़ौज से कर लेंगे। ज़लज़ला आएगा तो फ़ौज आके उठा ले जाएगी, सबको निकालेगी। सैलाब आएंगे तो फ़ौज करेगी। तो भाई हम किस लिए हैं? ये इंजीनियर्स जो बनाते हैं सड़कें, ये हर तीसरे महीने टूट जाती हैं, तो इसको कौन संभालेगा? मेरे ख्याल में ये सवालात उठना चाहिए, बजाय इसके कि हम टीवी के पैनल पे बैठ के एक दूसरे से लड़ें। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस मुल्क को किस तरह बढ़ाना चाहिए। आखिर दूसरे छोटे छोटे मुल्क हैं, बांग्लादेश है, आप उसे देखिए, कोरिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, वो भी तो लोग हैं ना।
उन्होंने भी बना लिया अपने आप को, हम क्यों नहीं बना सकते? हमें लालच क्यों है? इतनी लालच लेके हम कहाँ जाएंगे? मतलब ज़िंदगी का आपका भरोसा एक पल का नहीं है। कल हम हैं, आज हम हैं, कल नहीं। देखो, ड्रामा लिखने के लिए जो जिसमें लिखने की सलाहियत हो, पहले तो आदमी को अपने बारे में मालूम होना चाहिए कि वो लिख सकता है। अगर उसको लिखना आता हो, उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो, उसके ख़यालात बहुत अच्छे हों, मतलब ये उसके इमेजिनेशन वास्ट हो, इसके लिए बड़ा कैनवस होना चाहिए कि जो इमेजिनेशन आपका बड़ा वास्ट हो कि आप दुनिया की हर जगह पे पहुंच जाए और चले आए। तो अगर आपके पास इतना ज़ख़ीरा है तो फिर आप कोशिश करें और आप एक छोटी सी कहानी बनाएं और उसको पहले छोटी सी कहानी का एक छोटा सा वो बनाएं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ख़त्म। यानी इस तरह हम इंट्रोड्यूस करेंगे। पॉइंट हाँ, नहीं, हाँ, यही होता है। 5 चीज़ें हैं कि आप इस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों लिखा है आपने ड्रामा। बेमानी तो नहीं लिखता है कोई, कोई तो वजह होगी ना। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसके बाद उसके जो उलझने हैं वो क्या है, पूरा वाक़यात क्या है। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा क्लाइमैक्स तक कैसे जाते हैं हम। क्लाइमैक्स तक जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर आपको रिज़ॉल्व करना होगा, समेटना होगा, क्योंकि कहानी शुरू होती है यहाँ से, फैलती चली जाती है, फिर वापस आपको लाना पड़ता है। तो वो जब आप उसको क्लाइमैक्स पे ला के और समेटेंगी, वहाँ पर लोग भटक जाते हैं, कभी कभी रिज़ल्ट गलत हो जाता है। वहाँ पे संभालना पड़ता है कि किस तरह से कहानी को समेटें आप, जो कि लॉजिकल हो। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कर दें। सही। अच्छा मैम, कोई ऐसे सीनियर्स हैं, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो बैठते हों, वहाँ यंगस्टर्स आ सकें, उनसे कोई गाइडेंस ले सकें? आप खुद वर्कशॉप हो या कहीं ऐसी कोई ऐसी जगह, आर्ट्स काउंसिल जैसे आप ले लें, सीनियर से कैसे मिले नौजवान? पीटीवी की इतनी बड़ी एकेडमी है, खाली पड़ी है। पीटीवी का कोई पूछने वाला नहीं है आजकल। बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ मैं, जिस अदारे के साथ मैं 40 साल रही हूँ और जिसको मैं अपना दूसरा घर कहती हूँ, क्योंकि मेरी आधी ज़िंदगी वहीं गुजरी है। तो अब उस अदारे में वो एकेडमी खाली पड़ी है। अगर सिर्फ उसको चलवा दें तो 10 लोग जो लिखने वाले हैं वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि हमने एक ज़माने में किया है। राना शेख, ख्वाजा नजमुद्दीन, ख्वाजा नजमुल हसन और शोएब मंसूर, 3 लोग थे उसके हेड, और हम लोगों को बुलाया जाता था लेक्चर देने, ड्रामा बनाने। वहीं पे मैंने पहला ड्रामा उन्हीं लड़कों से बनवाया था, और राना ने और महमूद मसूद ने उसमें काम किया था। शहजाद साहब आए थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया था रात को स्टेशन पे जाके, प्लेटफॉर्म पे और गाड़ी के अंदर, खड़ी हुई गाड़ी के अंदर पूरा शूट किया था। असल में मेरे पास भी बहुत से बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं कि हमें ड्रामा लिखना है। मैं कहती हूँ देखो, पहले मज़ामीन लिखो, स्टोरीज़ लिखो, तुम्हें समझ आए कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, कैरेक्टर कैसे बनते हैं, ख़यालात कैसे अल्फाज में ढाले जाते हैं, तब उसके बाद ड्रामा लिखना। ड्रामा जो है वो लिखना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत चल पड़ी है कि हर डाइजेस्ट में जो कहानी छपी वो बाद में ड्रामा बन गई, वो इसलिए नाकाम रही, बहुत ज़्यादा नाकाम रही हैं और अब तक नाकाम चल रही हैं। कुछ कहानियाँ हैं जो, अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ चैनल भरमार कर दी है, तो हमें तो देखते ही नहीं। खैर, मैंने तो 2 साल से टीवी खोला ही नहीं। मैं औरत को पिटते हुए देख ही नहीं सकती, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं देखती। और मैं हैरान हूँ उन ख़वातीन पे जो अपनी औरतों को थप्पड़ पड़वाती हैं और कहती हैं कि ये हमने इसलिए किया है ताकि इससे इबरत हो। इससे इबरत नहीं होती, इससे आदमियों को खुशी मिलती है और वो और आगे बढ़ते हैं। तो इसका ताल्लुक़ खैर लिखने वालों तक जितना है उतना है,
मैं तो कहती हूँ चैनल के जो ओनर्स हैं उनको इल्ज़ाम देना चाहिए कि कैसे गुजर जाती हैं ये गालियाँ उनके मुंह से। टीवी पे जब हम लोग थे, एक जुमला गलत आ गया या एक लफ्ज़ गलत गया, उसी वक्त फ़ोन आता था कि ये क्या हुआ है। तो अब क्यों नहीं हो रहा है?